हेलो बच्चों, मैं 9th क्लास का विज्ञान विषय का आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताऊँगा जो लगभग क्वेश्चन हो सकता है परीक्षा में टैली कर जाए। जैसे आपको आएंगे उत्तक क्या है, या उत्तक के कितने प्रकार हैं, संयोजी उत्तक क्या है, जाइलम और फ्लोएम को जटिल उत्तक क्यों कहा जाता है, या लसिका क्या है, तांत्रिका क्या है, एनेक्सा क्या है। उसी तरह से आपको जीवों में विविधता क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है। उसी तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जिसमें आप जो जीव जगत पढ़ते हैं, आप जो जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, या आदिम जीव किसे कहते हैं, या वर्गीकी से आप क्या समझते हैं, या कवकों को अलग जगह फंजाई में क्यों रखा जाता है, या थैलाफाइटा के 2 प्रमुख लक्षण बताएं। और आप जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सोल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका आ जाएगा स्वास्थ्य संबंधी रोग में आ जाएगा आपको कि अच्छा स्वास्थ्य क्या है, अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या हैं, उसके लक्षण और लोगों का सामान्य चिन्ह क्या है, रोगों का कितने प्रकार के होते हैं। जैसे रोग आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक शरीर के आंतरिक कारकों से होने वाला रोग और दूसरा होता है बाह्य कारकों से होने वाला रोग। आंतरिक कारकों से होने वाला ऐसा रोग है जो शारीरिक क्रियाओं के दोषों के कारण होता है या प्रभावित करता है। जैसे उसमें कुछ होने वाले जैसे आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे कुछ माता पिता से या माता पिता से ही होने वाला बच्चे को रोग होता है या आनुवांशिक रोग होता है, जैसे हेमोफीलिया, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, जैसे हीमोफीलिया हो गया और कलर ब्लाइंडनेस हो गया। उसी तरह से हार्मोन की गड़बड़ी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो हार्मोन होते हैं वो विभिन्न ग्रंथियों से, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, उसके द्वारा स्थगित होता है। और कम या ज़्यादा बनने से मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं, वो रोग हो जाता है। अगर ज़्यादा भी बना फिर भी और कम भी बना फिर भी, तो जिसमें और उसके तरह से जैगटिज्म या इंसुलिन नामक हार्मोन को कम बनने के कारण होता है। उसी तरह से वृद्धि हार्मोन है कि बच्चा में क्या होता है कि कोई बच्चा नाटा हो जाता है, लंबा नहीं होता है। अब देखिए बाह्य रोग से होने वाले, चूँकि बहुत सारे रोग जो हैं बाह्य कारक से होते हैं। जैसे कुछ रोग सूक्ष्म जीव से होते हैं जिसको रोगाणु कहते हैं। जैसे कुछ रोग संक्रामक रोग जैसे हो गया कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, न्यूमेरिया हो गया, प्लेग हो गया, टेटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और कुष्ठ रोग हो गया। ये सारे रोग बैक्टीरिया से होते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे रोग हैं जो वायरस होते हैं, जैसे अभी हाल में कोरोना हो गया, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। उसी तरह से डेंगू जर होता है, पीला बुखार होता है, इंसेफ्लाइटिस होता है, हार्पिस होता है। ये सारे वायरस से होते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे रोग हैं जैसे जो फंजाई से होते हैं, जैसे चर्म रोग हो गया, भोजन विषाक्तन हो गया। उसी तरह से कुछ ऐसे रोग हैं जो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, जैसे मलेरिया, डायरिया, अमीबा, पेचिस, कालाजार, जियार्डिया, निद्रा रोग। और कुछ ऐसे होते हैं जो कृमि के द्वारा होते हैं, जैसे फाइलेरिया, हाथी रोग जिसको कहते हैं। क्योंकि ये सारे रोग जो होते हैं ये बाह्य रोग होते हैं, क्योंकि बाह्य कारक से ही होते हैं। अब संक्रामक से रोगों का उपचार कैसे करेंगे, या रोगों का लक्षण कैसे जानेंगे, उसका प्रभाव को कम करने हेतु उसका उपचार क्या करेंगे, ये सारे बातों को आप जानिएगा। उसी तरह से टीकाकरण क्या है, टीका का खोज किसने किया, या प्लस पोलियो अभियान क्या है, या कुछ संक्रामक रोग जैसे हम बताएं मलेरिया, उसका क्या लक्षण है, उसको कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे रोकथाम करेंगे। उसी तरह से कुछ ऐसे रोग के बारे में बताएंगे जैसे डायरिया, टाइफाइड, इसको रोकथाम कैसे करेंगे, टीबी। ये सारे रोगों को रोकथाम और उसका लक्षण, ये सारे आप देख लीजिएगा एक बार पढ़ करके। और सामान्य पौधे, जैसे खाद्य संसाधन में पौधे आते हैं, पौधे भी है, चूँकि किसी भी जीवित जीव के लिए जैविक क्रियाओं को सफल संचालन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं।
इसलिए होती है कि हमारे शरीर का विकास के लिए भोजन की ज़रूरी है, और भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है जिससे हम कोई कार्य करते हैं। और भोजन के रूप में हम जो ग्रहण करते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल और विटामिन इस आदि की पूर्ति के अलावे रोगों को शरीर को रक्षा भी करता है। पौधे और जंतु दोनों ही भोजन का मुख्य स्रोत हैं, क्योंकि कृषि तथा पशुपालन जिसको कहते हैं हम अधिकांश भोज्य पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जानवर और मनुष्य जो है भोजन का संश्लेषण स्वतः नहीं करते जिस तरह से पेड़ पौधे करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं और वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। उसी तरह से हम लोग जो हैं मानव और जितने जो भी जानवर हैं वो सभी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं। अब आपको बताएंगे कि इस पृथ्वी पर 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी और दूसरा होते हैं परपोषी। स्वपोषी जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि सभी हरे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं उसको कहते हैं परपोषी। हमारे देश की जनसंख्या आज भी बढ़ रही है रफ्तार से, अभी भी हमारी जनसंख्या चीन के बाद दूसरा स्थान में है, और ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक यहाँ कुछ उच्च जीवों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्नत खेती का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, और उसी तरह से उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए और फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरह से मानव शरीर में जीवों के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत है, उसी तरह से फसलों में भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे पोषक तत्वों के अनुसार इन फसलों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा, दूसरा वर्ग है टूट फूट की मरम्मत करने वाला, और तीसरा है सुरक्षा करने वाला। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत जो है अनाज है, उसी तरह से प्लस से जो दालें हैं प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होती है, उसी तरह से तेल वाले से खनिज और विटामिन की प्राप्ति होती है। उसी तरह से कई फसलों हैं, कई चीज़ है जिससे अलग अलग चीज़। अब देखिए फसल हम आपको बताए हैं कि फसल का 3 मुख्य फसल है, एक खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल। खरीफ फसल ऐसी फसल है जिसको हम किस ऋतु में उपजाते हैं, हम वर्षा ऋतु में उपजाते हैं। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली, ये सारे जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर दिसंबर में काट लिया जाता है। रबी फसल जिसको हम कहें कि कुछ ऐसी रबी फसल जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, जैसे गेहूँ, चना, तीसी, अभी जो है ये सीज़न जो चल रहा है रबी फसल का है। उसी तरह से ग्रीष्म फसल जिसकी बुआई चूँकि नाम से ही है कि गर्मी में ही वो फसल होगा। उसी तरह से फसल उत्पादन में वृद्धि, फसल के किस्मों में सुधार, उसी तरह से फसल के उन्नत किस्मों का गुण और उसका लाभ। जैसे बढ़िया अगर फसल हम लाएंगे, जिस तरह से मान लीजिए कि बढ़िया चावल उत्पादन करेंगे तो उच्च उपज होगा, पूर्णतः परिपक्वता होगा, खाद का बेहतर असर होगा, वांछित गुणों की आवश्यकता होगी, बौनी प्रजातियां नहीं होगी, विस्तृत अनुकूलनशीलता होगी, और उसमें भी बहुत सारे दोष भी हैं। जैसे खाद और उर्वरक का हम ज़्यादा प्रयोग कर देंगे तो उससे भी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से उसका सिंचाई कहाँ हो रहा है, किससे हो रहा है। उसी तरह से फसल के बहुत सारे रोग भी लगते हैं। जैसे अगर हम उसमें रोग मुक्त करने के लिए रोगाणु वाले कीटनाशक दवाइयों का अगर हम प्रयोग नहीं करते हैं तो फसलों में भी बहुत सारी बर्बादी हो सकती है, और क्या होगा कि हमारे फसल के उपज पर भी असर पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसे फसल हैं, जैसे क्या होते हैं, कुछ मूल तना को, पत्तियां को काट कर नष्ट कर देते हैं, कुछ फलों में छिद्र कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ब्लास्टर एक रोग ऐसा है जो रोग गंधी बग नामक कीटों से फैलाया जाता है, और टिड्डी और भृंग जो हैं फसलों के तनों को खा जाता है। उसी तरह से फसल से रोगों की सुरक्षा का क्या क्या उपाय करना चाहिए, और इसको रखने के लिए प्लेगनासी जगह है, किस जगह में